हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपका बैक टू बैक सीरीज पूरा लेकर के आ रहे हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के। एंड आपका 2021-22 का क्या आपका सिलेबस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड बीए सेकंड ईयर के ज्योग्राफी का आपका क्या सिलेबस होगा, इस ईयर का आपका सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके एक एक चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जियोग्राफी पेपर 1 को। एंड पेपर 1 का पहला चैप्टर क्या है उसको आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल। इट इज द मोस्ट वांटेड चैनल इफ यू आर इन बीए। तो एक बार जाकर के विजिट करना। ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड है आपके बीए से रिलेटेड, तो एक बार जाकर के देखो और आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। फर्स्ट पेपर आज हम पूरी तरह से पहला टॉपिक जो इसका पहला यूनिट है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आज भूगोल के बारे में कि भूगोल आखिर होता क्या है। तो भू का अर्थ होता है, देखिए भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है, भू और गोल। तो भूगोल यानी कि भूमि की पर आधारित जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला करके सबका पूरा सारांश अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। यानी कि भू से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का हम अगर अध्ययन करते हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा भूगोल। देखिए शुरुआत के दिनों में अगर हम बात करें तो भूगोल एक ही था, उसी में पृथ्वी के सभी हिस्सों के बारे में, पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं भू से रिलेटेड सभी के बारे में एक ही सब्जेक्ट था भूगोल। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। लोग अलग अलग एस्पेक्ट के थ्रू देखना शुरू कर दिए, लाइफ को अलग अलग तरीके से देखना, पृथ्वी के अलग अलग पॉइंट्स को समझना शुरू कर दिए। इस आधार पर जो है भूगोल कई भागों में बंट गया, जिसमें से एक भाग आया इसमें मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर एक सेगमेंट में आता है आपका आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल का ही एक पार्ट है और मानव भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या होता है, आई होप भूगोल आप समझ गए होंगे। अब आर्थिक भूगोल की बात करते हैं कि आर्थिक भूगोल आखिर है क्या। आर्थिक भूगोल मानव की क्रियाओं के आधार पर तय किया जाता है कि मानव जो अपने आसपास के जिस जलवायु में, जिस वायुमंडल में, जिस भी एरिया में, जिस भी पार्ट में वो पृथ्वी के रह रहा है, उस पार्ट में, उस पार्ट के अनुसार वहाँ की जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के जो भी चीज़ें, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के अनुसार जो वो कार्य करता है जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा काम जिसके पीछे धन कमाने की आशा हो कि हम ये काम कर करके धन कमा लेंगे, हमारे पास आय आने का स्रोत हो जाएगा, वो कहलाता है आपका आर्थिक भूगोल। देखो आर्थिक भूगोल का सबसे मेन एस्पेक्ट होता है कि यहां से आपका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना होना चाहिए, यानी कि आय आना चाहिए, व्यवसायिक उद्देश्य आपका होना चाहिए, तो वो आर्थिक भूगोल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे कि एक आम का पेड़ है, उस पर आम लगे हुए हैं। अब आम के पेड़ से आप आम तोड़ रहे हो। अब आम तोड़ने का काम तो सेम ही हुआ, चाहे अगर आप उस आम को तोड़ करके खुद खा रहे हो, अपने फैमिली को खिला रहे हो, ये भी हो सकता है, या उस आम के पेड़ से आम को तोड़ करके मार्केट में ले जाकर के उसको बेच रहे हो। लेकिन दोनों में क्या हुआ, आप आम तोड़ रहे हो, लेकिन आम तोड़ने के पीछे आपका उद्देश्य अलग हो गया। एक उद्देश्य है कि मैं इसको आम तोड़ करके खाऊंगा, अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, और दूसरा एस्पेक्ट इसका हो सकता है कि मैं आम तोड़ करके लेकर के जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा। तो अगर आपका उद्देश्य उस आम से जो आमने तोड़ा, आपने उस आम को तोड़ करके आपका उद्देश्य है कि उसको लेकर के बाजार में जाऊंगा और मैं इससे व्यवसाय करूंगा, इसको बेचूंगा, तो वो कहलाएगा आपका आर्थिक भूगोल। यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड पेड़ है, पेड़ से निकला हुआ है, एक बड़ा सा वृक्ष बना हुआ, वहां से आम निकल रहा है, उसको तोड़ करके आप व्यवसाय कर रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, अर्थ से रिलेटेड है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली यही कहा गया है कि जो काम करके मानव की वो क्रियाकलाप जो पृथ्वी से जुड़े हुए हों और उनसे कर करके मानव जो है अपना अर्थ की काम कर रहा है, अर्थ की व्यवस्था कर रहा है। अर्थ मीन्स होता है इकोनॉमी, पैसा, यानी कि जहां से पैसा जनरेट हो रहा है वो कहलाएगा आपका आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल पर कुछ विद्वानों ने अपने मत रखे हैं, अपने विचार रखे हैं, आइए उसको समझते हैं। जैसे कि मर्फी के अनुसार, मर्फी एक बहुत ही फेमस जो है भूगर्भविद्ता थे, तो उनके अनुसार कहा गया है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीवनोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन किया जाता है।
इनके कहने का क्या अर्थ है? इनके कहने का अर्थ है कि आर्थिक भूगोल जो है वो मनुष्य के जीवन में, यानी कि मनुष्य का जीवन जीने में, मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, उसको पैसा चाहिए ना, तो मनुष्य का जीवन पार्जन करने की जो विधि है, जिस तरह से मनुष्य अपना जीवन पार्जन कर रहा है, जहां से भी पैसे ला रहा है, चाहे वो काम करके पैसे ला रहा है या और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से लोग पैसे कमाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता या विषमता के अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी कहीं की जलवायु अगर किसी अलग तरीके की जलवायु है, वहां पर अलग तरीके के फसलें उग रही हैं, वहां पर अलग तरीके के जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो हर जगह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनमें समानता है या भिन्नता है, उसके आधार पर अगर किसी जगह का, किसी एटमॉस्फेयर का, किसी जलवायु का, किसी विस्तृत क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहलाता है आर्थिक भूगोल। क्योंकि वहां पर हम जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि इस जलवायु से, इस एटमॉस्फेयर में, इस जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ऐसे कौन से काम हम कर पा रहे हैं जिससे कि हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका आर्थिक भूगोल। तो ये था मर्फी के अनुसार। इसके बाद हंटिंगटन महोदय अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता, मानव की आवश्यकता, जैसे कि मानव की आवश्यकता में क्या हो सकता है, कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता, इनके अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यह आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि मानव का जितना भी व्यवसाय है, जितने भी काम मनुष्य करते हैं, मानव की जिसमें जो भी उनकी स्किल्स है, जो भी उनकी दक्षता है, मानव की जितनी भी आवश्यकता है, चाहे वो कला हो, चाहे धर्म हो, चाहे प्रशासन हो, शिक्षा हो, सभ्यता हो, सारा कुछ डिपेंड करता है मनुष्य के व्यवसाय पर, मनुष्य का जो भौगोलिक पर्यावरण है, यानी कि इन सभी चीजों पर, चाहे मनुष्य का व्यवसाय हो, उसकी स्किल्स हो, उसकी आवश्यकता हो, उसका कला, धर्म, शिक्षा, सभ्यता, इन सभी पर वहां के भौगोलिक वातावरण का बहुत प्रभाव रहता है। जैसा वहां का जलवायु होगा, जैसा वहां का भौगोलिक पर्यावरण होगा, उसी के आधार पर वहां की आर्थिक स्थिति भी होगी। तो उसी का अध्ययन कहलाता है आर्थिक भूगोल। ये कहते हैं हंटिंगटन महोदय। जैसे कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल वाला ही क्षेत्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वहां पर व्यवसाय क्या होगा, मछली पालन हो सकता है, या पानी से रिलेटेड ही कोई काम होगा। या जहां पर केवल पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ ही पहाड़ है, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजों की व्यवस्था की जाएगी जहां से वो धन अर्जित कर सकें, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। दैट इज द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नीड है तो उसको पूरा करना है, लेकिन वो नीड आप कहां से पूरा कर सकते हैं? आपके आसपास जो जलवायु होगा उसी में आपको सर्वाइवल करना है। तो आप वहां से किस तरह से अर्थ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो कहलाएगा आपका आर्थिक भूगोल। और ये निश्चित करता है कौन, आपका व्यवसाय, आपका धर्म, आपकी दक्षता, आपकी आवश्यकता, ये सारा कुछ डिसाइड करता है आपकी भौगोलिक परिस्थिति, किस परिस्थिति में आप रह रहे हैं। आपका वेशभूषा उसी तरह का होगा, आपका खान पान उसी तरह का होगा, आपके काम उसी तरह के होंगे, आपका माइंडसेट उसी तरह का बनेगा जिस तरह के भौगोलिक क्षेत्र में आप रहते हैं। तो उस तरह के भौगोलिक क्षेत्रों का अलग अलग चीजों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, आपका आर्थिक भूगोल। तो इस तरह से आर्थिक भूगोल की प्रकृति और परिभाषा की बात हमने यहां तक कर लिया कि आर्थिक जो भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है और परिभाषा क्या है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है कि इसमें जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी व्यवसाय किया जाएगा, जो भी वहां की आर्थिक स्थिति होगी, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा उसके जलवायु पर। और अगर उसके पीछे जो भी काम आप कर रहे हो, अगर उस कार्य के पीछे, उस क्रिया के पीछे आपका उद्देश्य धन कमाना है, तो वो कहलाएगा आपका आर्थिक भूगोल। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, कौन कौन से चीजें, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में आर्थिक भूगोल आपका पूरा फर्स्ट पेपर ही है, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उस पर जानना जरूरी है कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इस पर विद्वानों ने अपनी राय क्या रखी है, परिभाषा क्या है इसका, और इसका विषय क्षेत्र क्या है। अब इसके बाद में जो अगले चैप्टर्स आपके आएंगे, आप देखेंगे उन चैप्टर्स में इसके एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से विस्तृत किया होगा। तो सबसे पहले आइए इसके विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अगर मोटा मोटा समझें तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसा होगा उसी के हिसाब से आपके व्यवसाय होंगे, आपके एक्शंस होंगे, आपकी सोच होगी, आपके वेशभूषा, आपका खाना पीना, सारा कुछ प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड करेगा। और दूसरा चीज होता है इसमें मनुष्य। मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक क्रिया में, यानी कि आर्थिक जो आपका भूगोल है उसमें इंपॉर्टेंट किसकी है, मनुष्य की। क्योंकि मनुष्य अगर नहीं होगा तो कोई भी सिचुएशन कैसा भी हो वहां से आप कोई कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। और तीसरी चीज है कि इस आर्थिक चीज को
अर्जित करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जहां से अर्थ की कमाई होगी, जहां से आप कमाई कर सकते हो, तो कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी होंगी। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक के बारे में हम बढ़िया से डिस्कस करते हैं, आपको देखिए आगे। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में आइए डिटेल जानते हैं कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र कितना ब्रॉड है और कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित है, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे बात किया था प्राकृतिक संसाधन की, तो प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन आता है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन में पहली चीज आता है आपकी अवस्थिति, कि आप कहां पर रहते हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं, आपकी अवस्थिति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरी चीज है कि वहां की जलवायु कैसी है, क्योंकि जलवायु पर डिपेंड करता है कैसी जलवायु है। अगर बहुत ठंडी जलवायु है तो वहां पर किस तरह के व्यवसाय होना चाहिए, उसका अलग डिमांड होगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ठंडे लोगों के सर्वाइवल के लिए अच्छा हो। ठंडा प्रदेश है तो वहां पर रहने के लिए, वहां पर खाने के लिए, वहां पर पहनने के लिए, वहां पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारा कुछ अलग होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, जलवायु पे। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु। और इसके बाद आता है आपका वनस्पति, किस तरह की वहां पर वनस्पतियां होती हैं, उसी के आधार पर आप व्यापार करोगे ना, कि कौन सी तरह की वनस्पतियां हैं, उसको कहां पर आपको सेल करना है, कहां पर बेचना है, किस तरह से बेचना है, कौन कौन सी चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपके प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। मिट्टी किस तरह से है, कौन सी फसलें वहां पर उगाई जा सकती हैं, कौन सी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, किस चीज फसल का हम व्यापार कर सकते हैं, किस तरह का मिट्टी है, उसके हिसाब से ही आपको सारा कुछ डिसाइड करना होगा। इसके बाद आपका खनिज, कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का खनिज क्या है, वहां पर कौन कौन सी खनिजें हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि आप इराक, ईरान की बात कर लीजिए, सऊदी अरबिया की बात कर लीजिए, वहां पर क्या है, पेट्रोल है। तो वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए वो क्या हो गया, एक व्यवसाय का जरिया हो गया। उनकी कंट्री के लिए वो एक आर्थिक पावर हो गया है, एक उनका इकोनॉमिक बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें बहुत सारे कंट्रीज में पाई जाती हैं। तो खनिज भी डिमांड करते हैं, वो भी आर्थिक फैक्टर में, इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस भी देश में आप देखेंगे बहुत ज्यादा किसी चीज की उत्पादन हो रहा है, तो वो देश वो चीजें अदर कंट्रीज में बेच करके, अदर देशों में बेच करके अपनी इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत बना लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राकृतिक संसाधन का भी। ऊर्जा संसाधन क्या क्या आपके यहाँ पाए जाते हैं, किस किस टाइप के ऊर्जा का आप यूज कर रहे हो, कौन से ऊर्जा संसाधन आपके पास है, तो आप उसको दूसरों को भी सेल कर सकते हो या फिर अपने ही कंट्री में उसको बांट सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, सर्विस दे सकते हो। तो ये सब डिपेंड किस पर करेगा, पहले आपके पास वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप दोगे क्या, तो सबसे पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए। तो ऊर्जा संसाधन हो गया। थल का स्वरूप, किस तरह का जमीन है, किस तरह का पानी वाला जमीन है, दलदली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर बराबर क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का, उस स्थल की स्थिति के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जगह के आर्थिक भूगोल के बारे में जानने जा रहे हो तो वहां पर मैदानी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहां पर जल के स्रोत क्या है, क्योंकि कोई भी उद्योग आप करोगे उसमें जल की इंपॉर्टेंस है। तो आप वहां पर जल के क्या स्रोत हैं, क्या नहरें बह रही हैं, क्या नदी है, क्या समुद्र के आसपास है, तो जल का स्रोत जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो तो उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जिस पे हमें बात किया, ये सब क्या थे, प्राकृतिक संसाधन थे आपके। तो प्राकृतिक संसाधन जो है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बाद आते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनुष्य, क्योंकि सारा कुछ तभी मान्य होगा जब मनुष्य होगा। अगर मनुष्य ही नहीं है उसका यूज करने के लिए तो सारी चीजें, सारा प्राकृतिक संसाधन बना का बना रह जाएगा। और संसाधन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तब तक संसाधन नहीं बनती है जब तक मनुष्य उसका यूज ना करे। क्योंकि देखो, संसाधन कोई चीज कब बनता है, जब मनुष्य उसका यूज करे। जैसे कि अगर आज से हजारों साल पहले की बात करें, लोग पेट्रोल नहीं निकाल रहे थे जमीन के नीचे से, तब तक पेट्रोल संसाधन नहीं था। जब लोगों ने उसकी खोज कर लिया, लोग उसका यूज करने लगे अपनी लाइफ में, तब वो जाकर के संसाधन बना। तो प्राकृतिक संसाधन तभी यूज में आएंगे जब मनुष्य होगा, मनुष्य उस लायक होगा, उसका यूज करने के लायक हो, तब वो जाकर के संसाधन आएंगे। और वो किसी तरह से आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में एग्जिस्ट कर पाएंगे, किसी तरह से इकोनॉमिकली आपको वो फायदा दे पाएंगे जब पहले मनुष्य होगा। मनुष्य के भी कुछ फैक्टर्स हैं कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। हर टाइम के हिसाब से, हर सिचुएशन के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से, यानी कि मनुष्य भी अलग अलग होते हैं, उनकी जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख लोगों का भोजन है और आपके पास केवल 200 लोग हैं, तो आप उस भोजन का बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख लोगों का भोजन और आपके पास जनसंख्या है 1 करोड़,
तो आपको टेंशन होगा ना, क्योंकि संसाधन तो सेम है लेकिन जनसंख्या बहुत मैटर करती है। क्योंकि जनसंख्या अगर कम है तो आप उस चीज को ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाओगे, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और करना होगा या कहीं से और लेना होगा। तो जनसंख्या बहुत मायने रखती है किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक क्षेत्र में, कि उस देश की इकोनॉमी कितनी होगी, उस देश की जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी। जीडीपी क्या होता है कि प्रति व्यक्ति का इनकम कितना है, उसी हिसाब से आपकी जीडीपी बनती है। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपके पास पैसा कम है तो जीडीपी आपकी डाउन हो जाएगी। अगर जितना इंडिया का जीडीपी है, यानी कि इंडिया का जितना इकोनॉमिक बैलेंस है, उतना अगर इकोनॉमिक बैलेंस आप ऑस्ट्रेलिया के लिए रख दें तो वही ऑस्ट्रेलिया, यही इंडिया के जितना पैसा है वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को शायद दुनिया की पहली कंट्री बना दे, टॉप पे ले आए। लेकिन वो इंडिया को नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या मैटर करती है। और दूसरी चीज है वितरण और घनत्व। वितरण और घनत्व, कहां पर वितरण है, कितना घनत्व है, कितनी डेंसिटी है, ये भी चीजें मैटर करती हैं। और तीसरा है आयु वर्ग, यानी कि जो आपके पास मनुष्य हैं, जो आपके पास जनसंख्या, उनका एज क्या है। क्या सब 80 साल के बुढ़े हैं या फिर सब बच्चे हैं या नवयुवक है? तो एज के हिसाब से भी डिफाइन होता है किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का, कि वो कितना इकोनॉमिकली पावरफुल होगा। वो डिपेंड करता है वहां की एज की, कि उस कंट्री के एज के जो है वो लोगों का एज रेट क्या है। क्या वो ज्यादा यंग है या फिर वो ज्यादा ही ओल्ड है या फिर वो एक मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो जिस भी कंट्री का नाम औसत जो एज होता है वो 25 से 40 तक है, उनको माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल होता है कि मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है और चीज़ों को यूज करने का तरीका भी पता होता है। तो आयु वर्ग बहुत मैटर करता है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने के लिए। एंड उसके बाद है आपका एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर शिक्षा ही आपको नहीं मिली होगी तो आपके पास संसाधन पड़े होंगे बट आपको पता ही नहीं होगा आपको इसका यूज करना है। ऐसे ही तो हो रहा है। जो कंट्रीज अभी पीछे हो रही हैं, जो कंट्रीज अभी गरीबी में जी रही हैं, या फिर जो कंट्रीज अल्प विकसित देशों में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। जो विकसित देश हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके यहाँ के जो संसाधन, उसको अपने यहाँ मंगा रहे हैं और उससे लाखों मुनाफा कमा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े मायने में मुनाफा कमा रहे हैं। यही हो रहा है। जो अल्प विकसित कंट्रीज है वहां से वो कच्चा माल उठवाते हैं और अपने यहाँ ला करके फैक्ट्रियों में उससे माल तैयार करते हैं और वही ले जाकर के बना हुआ माल उसी कंट्री में बेच करके वहां से पैसा भी लेकर के आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे कि आपने क्या सीखा है, क्या आप संसाधनों का यूज करना जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन पे आपको खर्च करना है। नेक्स्ट है आपकी तकनीकी, आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, आपके पास संसाधन है लेकिन क्या आप उस संसाधन का यूज करके अपने लिए यूज कर पाएंगे। क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है? अगर टेक्नोलॉजी होगी तो आप उसका यूज करेंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास शिक्षा है, उचित आयु वर्ग के लोग हैं, वितरण घनत्व तो ठीक ठाक है, जनसंख्या थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसका तकनीकी का यूज करके अपने लिए इसको अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सामाजिक विशेषताएं। मनुष्य जिस समाज में रहा है, उसकी कौन सी समाज है, कहाँ वो रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, तो उसी के हिसाब से उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका फाइनेंशियल, आपका मेंटल, सारा चीजें उसी तरह की होनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं आप दिन में जितने लोगों के साथ, अगर आप दिन में 5 लोगों के साथ मैक्सिमम अपना टाइम बिताते हैं ना, अगर वो 5 लोग अरबपति हैं तो छठे अरबपति आप बनने वाले हो। अगर वो 5 लोग भिखारी हैं तो छठे आप बनने वाले हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपका एसोसिएशन, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस सिचुएशन में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि समाज की आपकी क्या विशेषताएं हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य तो पूरी दुनिया में मनुष्य है, पर हर मनुष्य क्या क्या इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल पे है? क्या हर मनुष्य इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उसी तरह का स्टेबल है? नहीं। आप अपने यहाँ, अपने घर में, अपने आसपास, अपने देश में आप देख रहे हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं जिनके पास अरबों खरबों है, जिनके पास पैसे की गिनती नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो है कचड़े में से भी उठाकर खाने को तैयार हैं, भूखों मर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो सामाजिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विशेषता। और उसके बाद आपकी सांस्कृतिक विशेषता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस संस्कृति से रिलेट करते हैं, आपकी संस्कृति में क्या चीजें कही गई हैं, आपका माइंडसेट किस तरह से बधा हुआ है उस संस्कृति को लेकर के। क्या आप अंधभक्त की तरह बने हुए हैं, या फिर मतलब कि संस्कृति के साथ आप कितने अटैच हैं, कितने नहीं अटैच हैं। तो आपकी संस्कृति भी बहुत मैटर करती है आपके आर्थिक विकास को लेकर के। बहुत सारी कंट्रीज जो आर्थिक विकसित हो रही हैं, उनके यहाँ कल्चरल रेवोल्यूशन आ रहे हैं, कल्चर चेंज होते जा रहे हैं, और जो स्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं, दुनिया चेंज हो रही है लेकिन हम उसी जगह पे रहेंगे, तो वो वैसे ही हमेशा बने रहते हैं और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही रहती है।
नेक्स्ट है आपकी आर्थिक क्रियाएं। अब आपके पास संसाधन है, अब आपके पास मनुष्य भी हैं, तो आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी। तो उन क्रियाओं का आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि उत्पादन, कृषि या उद्योग। अब आपकी क्रियाएं क्या कर सकते हो, आप उत्पादित कर सकते हो, किसी चीज का उत्पादन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जमीन है, आपके पास बीज है, आप कृषि बो सकते हो। आपके पास खनिज है, आप उससे कोई उद्योग लगा सकते हो, कोई फैक्ट्री लगा सकते हो, कोई उद्योग, आप कोई खनन विभाग चालू कर सकते हो, खनाई चालू कर सकते हो, खुदाई में आपको कोयला निकल सकता है, आपके पास लोहा निकल सकता है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं जो निकल सकती हैं। तो उत्पादन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य हैं तो दोनों का यूज करके आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि विनिमय, व्यापार और वाणिज्य, कि आपको आपने कोई चीज बना लिया, अब आपको आर्थिक लाभ लेने के लिए उसको बेचना पड़ेगा, आपको विनिमय करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, वाणिज्य करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप उसको सेल करोगे, किस तरह से आप उसका मार्केटिंग करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो अगर इस टाइम की मैं बात करूं, 16 बिलियन केवल मार्केटिंग पे लगा हुआ है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे, $16 बिलियन केवल मार्केटिंग पे खर्च हो रहा है इस टाइम पे। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 में तो अभी आंकड़े नहीं आए हुए हैं कि 2020 में कितने खर्च किए गए हैं जो है मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। तो आपको अगर आपने किसी चीज का उत्पादन कर लिया है, किसी चीज को बना लिया है, लेकिन अगर वो चीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोग आपकी चीज खरीद ही नहीं रहे हैं, तो आपने कितना भी बेस्ट बनाया हो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। तो विनिमय, व्यापार और वाणिज्य का इसी क्षेत्र में एक योगदान होता है। उसके बाद अगर आपका किसी ने प्रोडक्ट खरीद भी लिया और आप अगर यहाँ रह रहे हो, अगर आप मान लिया आप किसी विलेज में हो या यूपी में आप रह रहे हो और आपका सामान किसी ने खरीदा मुंबई से या फिर किसी ने खरीदा दूसरी कंट्री से, तो उसके लिए आपको अगर ऑनलाइन आप किसी ने परचेजिंग कर लिया, आपको वो भेजना पड़ेगा उस बंदे तक वो पहुंचना चाहिए चीज। तो उसके लिए वितरण वाहिकाएं काम करती हैं जो पहुंचाती हैं आपके उत्पादित सामान को उसके कस्टमर तक। जैसे कि आप अभी ले सकते हो अमेजोन को। अमेजोन है यूएसए ने अपनी ब्रांच, उसकी हेड ऑफिस यूएसए है, लेकिन वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हो, किसी भी विलेज में हो, आप वहां से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और वो चीज ला करके आपके घर तक पहुंचा करके जाता है। तो ये कौन काम करता है? वितरण वाहिकाएं। और जिसी के कारण अमेजोन क्या है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी हो चुका है। और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वो इस काम कर रहे हैं, इस चीज का काम कर रहे हैं, वितरण वाहिकाएं। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्षेत्र, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में आपकी सेवाएं। आप क्या सेवा दे रहे हो अपने लोगों को, क्या चीजें किस सेक्टर में कुछ सेवाएं दे रहे हो, वहां से भी आपको लाभ होगा ना। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो लाभ होता है या नहीं होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शैक्षिक सर्विस दे रहे हो तो लाभ होता है। आप कहीं पढ़ा रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो लाभ होगा आपको वहां से आमदनी आएगी या नहीं आएगी। आप चिकित्सालय में हो, आप लोगों को, मरीजों को ठीक कर रहे हो तो वहां से पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं, आप कर रहे हो, यहां से आप जो है पैसे कमा सकते हो। आर्थिक क्रियाएं हैं सब। आप जनप्रतिनिधि हो, कोई नेता होता है, कम कमाता है, सबसे ज्यादा कमाता है ना। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है। लोगों के अगर किसी चीज से विद्रोह है तो जाकर के पब्लिक के साथ आगे वो डटा रहता है, जनप्रतिनिधि होता है वो। तो उसके लिए उसको पे किया जाता है और उसके लिए उसको रिस्पेक्ट, उसकी अलग स्टैंडर्ड होता है। और अन्य भी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को कर करके हम जो है अर्थ लेते हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं। तो अन्य भी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। और उसके बाद आता है लास्ट आपका, अगर मैं आर्थिक क्रिया की बात करूं, धर्मोपदेश। धर्म गुरु जो होते हैं कम पैसा कमाते हैं। आर्थिक स्थिति में अगर बात किया जाए तो ये सारा क्षेत्र आकर के इनके सामने झुक जाएगा, क्योंकि ये वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अगर अरबपति खरबपति भी हैं तो भी इनके पास आएंगे। अगर आप देखेंगे बाबा राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम जी बापू को देख लीजिए, कितने बड़े से बड़े लोग, मोदी तक भी जाकर के राम रहीम के वहां पर जाकर के, जब वो वहां गए तो वहां जाकर के उन्होंने उससे अपने लिए जो है प्रार्थना करवाए थे, उनके चरण छुए थे। तो इस लेवल पर धर्मोपदेश होता है। तो वहां से भी पैसे कम थे आसाराम के पास या फिर राम रहीम के पास बहुत सारे पैसे थे। तो वहां से भी आर्थिक क्रियाएं वो भी है, वो भी वहां से लाखों जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों जनरेट कर रहे हैं, जितना आप सोच नहीं सकते। तो धर्मोपदेश भी एक फैक्टर हो जाता है आर्थिक क्रियाओं को
जो संतुलित करने का, आर्थिक स्थिति में को अपने आप को मजबूती से बनाए रखने का। अब आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप अगर पूरा देखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा यूनिट आपका फर्स्ट यूनिट इसी में कवर हो रहा है। 5-6 यूनिट है आपके जियोग्राफी में फर्स्ट पेपर का, और ये पहला यूनिट आज हम खत्म करके ही रहेंगे। तो आइए आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तृत देखते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं के बारे में डिटेल में, कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, इसको किस किस सेक्टर में बांटा गया है, इसके बारे में आइए जानते हैं। जिससे पहला आपका सेक्टर होता है, प्रथम सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्रथम सेक्टर होता है आपका प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं। अब प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं क्या होती हैं आप अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको एक एक टॉपिक पे आपको एक एक क्वेश्चन मिल सकता है, और इसीलिए मैं बहुत डिटेल में आज आपको समझा रहा हूं कि प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं यानी कि वे क्रियाएं जो डायरेक्टली प्रकृति के रूप से हमें मिलती है और हम डायरेक्टली उस पर काम कर देते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ जो है फिल्टर नहीं करते, कुछ उसमें मॉडिफाई नहीं करते, डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कृषि करना हो, जमीन है आपके पास, बीज है आपके पास, आपने बीज बोया और जमीन पे खेती करना शुरू कर दिया। आपके पास वन है, आप गए, आप जाकर के वनों की कटाई शुरू करके लकड़ी लेकर के आ गए। आपके पास आपने देखा आपके आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर खनिज निकल सकता है, आपने वहां पे खुदाई शुरू कर दी और खुदाई करके आप वहां से खनिज, कोयला, लोहा निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे काम, मछली पकड़ना हो गया, अगर आपके पास नदी है आप मछली पकड़ने का व्यापार शुरू कर सकते हैं, वहां से भी पैसा, सारी चीजें जितने मैंने बताई हैं, आप कृषि करें, वनों की कटाई करें, या फिर मछली पकड़ें, या फिर खनिज का जो है निकालें, तो इन सबसे क्या होगा, आपका व्यापार होगा। ये भी आपकी आर्थिक क्रियाएं ही हैं, लेकिन ये किस सेक्टर में आती है, आपके प्राथमिक सेक्टर में, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्टर है आपका, कि आपका क्या होगा कि आपको इसमें कुछ करना है, डायरेक्टली प्रकृति के द्वारा जैसे ही मिला है हम उसी में थोड़ा सा एफर्ट करके हम उससे अपने आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन की जो क्रियाएं हैं उसको कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका उत्पादन सेक्टर होता है, ये इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे होता है। जैसे कि प्राथमिक उत्पादन से की क्रियाओं से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसमें हम मॉडिफाई करके उसको एक अलग रूप दे देते हैं, वो कहलाता है आपका द्वितीयक सेक्टर, सेकंड उत्पादन क्रियाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कृषि करके गेहूं उगाया, खेती किया, हमने कृषि किया, गेहूं उगाया, लेकिन गेहूं को पीस करके हमने उसको आटा बना दिया, तो ये आपका कौन सा सेक्टर हो जाएगा, द्वितीयक सेक्टर। आप गए, आपने मछली पकड़ा, अब मछली पकड़ के मछली को काट करके फ्राई बना दिया, अलग अलग तरह के डिशेज मछली के बना दिए, तो ये अलग दूसरा सेक्टर में आ गया आपके सेकंड सेक्टर में। आपने लोहा निकाला, तो आपने लोहे को पीट करके या लोहे को गला करके कुछ अलग औजार बना दिया, कुछ अलग चीजें बना दी, कुछ अलग मशीन्स बना दिए, तो ये क्या हुआ, लोहे का यूज हो गया। अब वो लोहा केवल लोहा नहीं रहेगा, वो कोई और धातु बन गया, कुछ और उसने रूप ले लिया। जिससे कि आपने वनों की कटाई की, आप लकड़ी लेकर के आए, आप लकड़ी ला करके आप लकड़ी से आपने फर्नीचर की बहुत सारी चीजें बना दी, तो वो लकड़ी केवल लकड़ी नहीं रह गया, वो अब उसका रूप बदल चुका है, उसका सिचुएशन चेंज हो चुका है, उसकी वैल्यू बदल चुकी है। तो ये क्या होता है सेकंड सेक्टर में, यानी कि प्राकृतिक जो है आर्थिक क्रियाएं जो है प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं से प्राप्त जो चीजें हैं उनमें चेंजेस करके, उनको मॉडिफाई करके एक नया रूप दे देना ही क्या होता है, सेकंड सेक्टर का काम होता है। तो यहां से प्राकृतिक चीजों से आई और यहां से प्राकृतिक चीजों को मॉडिफाई करके अब चीजें बन गई हैं। अब तीसरे सेक्टर का क्या काम होता है, तीसरे क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, कि ये जो चीजें बनी है, जो प्राकृतिक चीजों को मॉडिफाई करके, प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके जो भी चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये आपका थर्ड सेक्टर होता है, तीसरा सेक्टर, कि जो भी चीजें बन रही है, जो भी चीजें ऐसी बन रही है जो लोगों की हेल्प आ सकती है, लोगों को जरूरत है उस चीज की, तो तृतीय सेक्टर के लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली सर्विस सेक्टर इसको कहा जाता है, कि आप सर्विस दे रहे हो, जो भी चीजें बन रही है वो लोगों तक सर्व कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, वो सर्विस सेक्टर आपका हो जाता है। और इसके बाद चौथा सेक्टर आता है, यानी कि इन चीजों से थोड़ा सा उठ करके, चाहे वो आपका कला हो गया, संगीत हो गए, आपके खेल हो गए, आपकी हायर एजुकेशन हो गया, ये आता है आपके चतुर्थ सेक्टर में, फोर्थ सेक्टर में, कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ से उठ करके आपको और भी चीजें, कुछ अध्यात्म हो गया, संगीत हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के हैं, कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो आता है आपके चतुर्थ सेक्टर के अंदर। तो इस तरह से सेक्टर्स को बांटा गया है। डायरेक्ट अगर जो प्रकृति से मिल रहा है उसको डायरेक्ट ही यूज किया जा रहा है,
तो आ गया प्राथमिक सेक्टर। उसको मॉडिफाई करके कुछ अलग रूप दे दिया जा रहा है सेकंड सेक्टर। उसको सेल करवाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सर्विस पहुंचाया जा रहा है थर्ड सेक्टर। और कुछ अलग एक उच्च लेवल की शिक्षा हो गई, उच्च लेवल की चीजें हो गई, खेल हो गया, अलग अलग जो और भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो उसके मनोरंजन की चीजें हैं, वो आपका आता है चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत। तो ये है आपकी आर्थिक क्रियाओं के सेक्टर। और हर सेक्टर से आप पैसा कमा सकते हैं। हर सेक्टर में लोग करोड़ों कमाने वाले हैं। किसी भी सेक्टर से, प्रथम सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, हर सेक्टर से लोग कमा रहे हैं, लोग आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर रहे हैं। तो आपको देखना होता है कि कौन सी चीजें आप करने वाले हो। इसके बाद आइए देखते हैं सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि अब इन सारी चीजें तो हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब इनका अध्ययन कैसे किया जाए, इसको एक आर्थिक भूगोल का रूप कैसे दिया जाए, कैसे अध्ययन किया जाता है, इन अध्ययन करने का, इसको एक सीरीज में रखने का क्या सीरीज होता है, किस तरह से उसको रखा जाता है, यानी कि आर्थिक भूगोल के उपागम क्या है, किन उपायों के द्वारा हम जान पाते हैं या किसी चीज के बारे में अपनी राय रखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका, वो होता है आपका क्रमबद्ध उपागम, यानी कि ऐसा उपागम जिसमें जो चीजें हम अध्ययन कर रहे हैं, जो चीजें जहां के बारे में, जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वहां के बारे में जान रहे हैं, उनको एक सीरीज में रखते चले जा रहे हैं। कि लास्ट टाइम हमने किसी अलग क्षेत्र का किया था, उसको किस सीरीज में रखा था, जलवायु, वहां का पानी, वहां का क्षेत्र, वहां पर खनिज, जिस सीरीज में रखा था आपने, उसी सीरीज में अगर आप रखते हुए चले जा रहे हो, दूसरी जगह पर जा रहे हो आप सर्वे के लिए, तो वो कहलाएगा आपका क्रमागत उपागम। और सेकंड होता है आपका प्रादेशिक उपागम। मान लिया एक प्रदेश में आप गए, वहां बिल्कुल अलग था, वहां पर जो है वहां की भूमि अलग थी, वहां का पानी अलग था, वहां पर जो है जलवायु अलग था, वहां पर खनिज अलग था, तो पूरा क्षेत्र अगर आपका अलग है तो उसमें आप प्रादेशिक उपागम रखेंगे, यानी कि इस प्रदेश का ये, इस प्रदेश का ये, यानी कि प्रदेश के सेक्टर में बांट देना कि ये प्रदेश एक जैसे मेल करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट जो है प्रदेश, जो स्टेट है, वो एक जैसे मैच करते हैं। तो ये होता है प्रादेशिक उपागम, यानी प्रदेश के आधार पर जानकारी देना, बांटना, वो होता है प्रादेशिक उपागम। और तीसरा होता है आपका सैद्धांतिक उपागम, कि एक सिद्धांत बना दिया गया है कि इस सिद्धांत में, यानी कि जहां भी आप जाएंगे जलवायु तो होगी ही होगी। अब जलवायु में क्या चेंजेज है, एक सिद्धांत, एक थ्योरी के रूप में किसी जगह को, किसी चीज को, किसी क्षेत्र को, किसी आर्थिक क्षेत्र को बांट देना, किसी चीज के बारे में सिद्धांत के रूप में लिख देना ही क्या कहलाएगा, आपका सैद्धांतिक उपागम। तो ये था दोस्तों आपका पहला चैप्टर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने देखी है लगभग हाफ एन आवर हो गया होगा, हाफ आवर। तो हाफ आवर में हमने पूरा पढ़ा कि आर्थिक भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, उसके विषय क्षेत्र में उत्पादन संबंधी कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, या फिर इसके विषय क्षेत्र में कौन कौन से पार्ट है। एक पार्ट के बारे में हमने फुल्ली डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप पहली बार आए हो ना, तो एक बार विजिट करना चैनल पे, आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लगातार मिलते रहते हैं। तो एक बार विजिट तो करके देख लीजिए। आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, प्लेलिस्ट के रूप में आपका उसको वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, जिससे आप अपना अध्ययन और भी स्ट्रांगली कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।